एक गांव में एक नंद किशोर नाम का आदमी रहता था। दोस्तों, उसके पास में थोड़ी सी जमीन थी। उसकी शादी हो गई थी, 3 बच्चे थे। एक बेटा था जिसका नाम कबीर था। 2 बेटियां थी, बेटियां छोटी थी। दोस्तों, नंद किशोर अपनी उस छोटी सी खेती में मेहनत करता था और जो भी उससे फसल होती थी उसी से अपने घर को चलाता था। लेकिन जब 3 बच्चे हो जाते हैं तो खर्चे और भी घर में बढ़ जाते हैं। बच्चे सही से कपड़े नहीं पहन पाते हैं, बच्चे सही से खा नहीं पाते हैं, क्योंकि उस छोटे से खेत से इतना पैदा नहीं हो पाया था। नंद किशोर के मन में भी बहुत सारे सपने थे। नंद किशोर भी सोचते थे कि मेरे बच्चों के पास में भी वो सारी सुख सुविधाएं हों जो पैसे वाले लोगों के बच्चों करते हैं, लेकिन ये संभव नहीं था। लेकिन फिर भी दोस्तों, नंद किशोर मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। जब उस खेती से ज्यादा नहीं हो पाता तो नंद किशोर जब टाइम मिलता है तो मजदूरी भी करने चले जाया करते थे। मजदूरी से भी जब उनको पैसा मिल जाता है तो उनका घर अच्छे से चल जाया करता था। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और नंद किशोर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और दोस्तों, थोड़ा वक्त बढ़ता है। नंद किशोर का जब बेटा कबीर 10 साल का हो जाता है तो नंद किशोर के घर पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक दिन नंद किशोर अपने काम पे जा रहे थे, मजदूरी पे जा रहे थे। तभी नंद किशोर का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उनकी मौके पे ही मौत हो जाती है। आप सोचिए उस परिवार की क्या हालत होगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने वाले सिर्फ वही थे, दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है। कैसे उस घर का गुजारा हो रहा होगा। दोस्तों, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पत्नी के ऊपर आ जाती है। पत्नी कभी घर से बाहर नहीं निकली। बहुत मुश्किल हो गया उस दौर को जीना, उस समय को निकालना। दोस्तों, पत्नी भी जैसे तैसे, पति का तो अंतिम संस्कार हो गया, पति इस दुनिया से चले गए। पत्नी मेहनत मजदूरी करने लगी, खेती भी करने लगी, घर से बाहर निकल गई, मजदूरी करती है लोगों के खेतों में। जैसे तैसे करके वो अपने वक्त को काटने लगी और अपने बच्चों का पेट भरने लगी। फिलहाल जो बच्चे सरकारी स्कूल में भी पढ़ते थे वहां पढ़ना भी बंद हो गए। बच्चा जो कबीर था, बेटा जो कबीर था, वो 15 साल का हो जाता है। वो समझने लगता है कि मेरी माँ कितनी परेशानी उठाती, पूरे दिन मजदूरी करती है। दोस्तों, कबीर ने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी और कबीर भी कहीं ना कहीं अपनी माँ का हाथ बटाने लगा। दोस्तों, वक्त और आगे बढ़ता है। धीरे धीरे ये जो कबीर था 20 साल का हो जाता है और इसकी जो छोटी बहनें थी वो भी 17-18 साल की धीरे धीरे हो जाती, यानी कि शादी के उम्र तक पहुंचने लगती हैं। दोस्तों, कबीर की माँ को बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है कि मेरे पास में तो कुछ नहीं है और हमारी जो बेटियां हैं ये भी जवान हो रही हैं, अपनी बेटियों की शादी हम कैसे करेंगे। बड़ी चिंता लग रही है दोस्तों उस माँ को। लेकिन जो कबीर था वो अपनी माँ का बड़ा ही आज्ञाकारी बेटा था। अपनी माँ की हर बात को मानता था, कभी भी अपनी माँ के दिल को नहीं दुखाता था। वो एक तरीके से कहिए श्रवण कुमार था। दोस्तों, माँ अपने बेटा से डिस्कस करती है कि बेटा, तुम्हारी बहनें शादी के योग हो गई हैं। बेटा, हमारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारी बहनों की शादी हम कैसे करें, और जवान बेटियों को घर में रखना भी अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, कबीर भी बहुत ज्यादा चिंता करता है, लेकिन दोनों माँ बेटा एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। वो विचार बनाते हैं, कबीर और कबीर की माँ, कि हमारे पास जो जमीन है थोड़ी सी, उसको हम बेच देते हैं और अपनी बेटियों की और अपनी बहनों की शादी कर देते हैं। दोस्तों, माँ बेटा दोनों एग्री हो जाते हैं और उस जमीन को बेच देते हैं और उससे जो पैसा मिलता है उससे दोनों बेटियों की शादी हो जाती है। दोस्तों, कबीर अपनी माँ से कहता है कि माँ, चिंता ना करो, बेशक मेरे पास में खेती नहीं है, लेकिन हम मेहनत मजदूरी करके तुम्हारा भी पेट भर देंगे, अपना भी भर लेंगे। दोस्तों, अब क्या था कि भाई बेटियां तो दोनों चली गई, लेकिन कबीर जो था वो भी जवान हो चुका था। धीरे धीरे कबीर की उम्र 25 साल हुई, 30 साल हुई, लेकिन दोस्तों कबीर के लिए कोई रिश्ता नहीं आता है। कबीर ओवर एज होता हुआ चला जा रहा है, लेकिन कोई भी रिश्ता वाला नहीं आता है, क्योंकि कबीर ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही कबीर के पास में खेती थी। माँ की भी उम्र हो चली थी, माँ के भी हाथ पैर कमजोर हो रहे थे, माँ की आंखों की रोशनी कमजोर हो रही थी। दोस्तों, माँ सोचती है कि मैं क्या करूं जिससे मेरे बेटा का घर बस जाए। माँ कई लोगों से बात भी चलाती कि कोई मेरे बेटा की शादी करवा दो, लेकिन जिससे भी कहती वो ठाका लगा के हंसता है कि अच्छे अच्छों की शादी नहीं हो रही, तुम्हारी बेटा की शादी हो जाएगी। ना तुम्हारे खेत पात है, ना कोई धन प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं, तुम्हारा बेटा भी पढ़ा लिखा नहीं, कहीं कोई धंधा पानी भी नहीं करता है और इसकी शादी हो जाएगी, मजदूरी करता है। माँ के दिल पे ऐसा लगता है कि किसी ने तलवार चला दी हो। दोस्तों, और वक्त आगे बढ़ता है। दोस्तों, माँ वैसे भी कमजोर थी और इन सब चिंताओं के चलते और भी ज्यादा कमजोर हो जाती है, आंखों की रोशनी भी धीमी पड़ने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे कबीर की उम्र 35 साल के ऊपर हो जाती है, यानी कि बिल्कुल भी शादी से ओवर एज हो गया।
माँ बहुत टेंशन करती है, माँ सोचती कि अब मैं क्या करूं, अब मेरा बेटा बिना शादी के रह जाएगा। दोस्तों माँ को कम दिखाई देता था। कबीर तो अपने काम पे चला जाता था, लेकिन माँ घर में रहती थी और खाना जैसे तैसे माँ बनाती थी। माँ के हाथ भी जल जाते थे, कभी कभार रोटियां कच्ची भी रह जाती थी। ऐसे करके वक्त गुजरता है। दोस्तों एक दिन की बात है, माँ के ऊपर पूरा जो सब्जी का भगोना होता है वो पूरा गिर जाता है, क्योंकि माँ को दिखाई नहीं देता। माँ का सारा हाथ जल जाता, पैर जल जाता है। माँ बहुत चीखती है, दर्द से चिल्लाती है। शाम को जब बेटा आता है, बेटा को सारा हाल जो है पता लगता है। बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं तुम्हें कितनी बार रोकता हूँ कि तुम काम ना किया करो, तुम खाना ना बनाया करो, लेकिन फिर भी तुम मेरी बात को नहीं मानती हो। आज से आप खाना नहीं बनाओगी, मैं जब ड्यूटी करके आऊंगा तब मैं खाना बनाऊंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम चिंता क्यों करती हो। माँ फूट फूट कर रोती कि बेटा तुम्हारी शादी नहीं हो रही है और तुम काम करके आओगे फिर मेरे लिए खाना बनाओगे, ये तो मेरे लिए मर जाने के बराबर है। दोस्तों माँ बहुत ज्यादा चिंता करती, लेकिन कबीर कभी कभी अपनी माँ को डांट भी दिया करता था, समझाता था और सेवा भी करता था। दोस्तों ये माँ बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, माँ जैसे तैसे चल के अपने मोहल्ले में एक ऐसे पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती है जिस पेड़ के नीचे मोहल्ले की सारी औरतें बैठ जाया करती थी, क्योंकि वो छायादार पेड़ था, वो एक बरगद का पेड़ था। वहां पे औरतें एक दूसरे से गपशप मारती हैं। और ये जो कबीर की माँ थी वो उम्र में बड़ी थी, तो इनको सभी औरतें काकी कहती थी। तो कुछ औरतें इनसे कहती हैं कबीर की माँ से कि काकी आज क्या हो गया, तुम आज बहुत दुखी हो, कोई बात हो गई है। तो वो कबीर की माँ सारी बात बता देती है, क्या करूं, मेरा बेटा ओवर एज हो रहा है, मेरे बेटा की शादी नहीं हो रही, मेरा बेटा काम करके आता है तब खाना बनाता है, मुझे भी दिखाई नहीं देता, मेरा हाथ भी जल गया, पैर भी जल गया। ऐसे करके अपनी व्यथा बता देती है। तो वो कबीर की माँ उन औरतों से भी कहते कि तुम ही लोग बताओ, कहीं से मेरे बेटा की शादी हो जाए। तो कुछ औरतें ठाका लगा के हंसती, अरे काकी आप भी कैसी बातें करती हो, अब उनकी उम्र हो गई, अब कौन शादी करेगा। लेकिन दोस्तों उन्हीं औरतों में एक ऐसी औरत थी जो कबीर की माँ से कहती है कि काकी आप एक काम करो, हमारे गांव से थोड़ी दूरी पे जो दूसरा गांव है, उस गांव में एक ऐसा आदमी है मीडिएटर, जिसको मजवा बोलते हैं। वो पैसे लेता है, लड़की वालों को पैसे देता है और पैसे के बदले में ही शादी होती है। और उस गांव में अभी 3-4 शादियां होके आई हैं और लड़की वालों ने पैसे लिए हैं। अगर उनसे बात कर लो तो हो सकता है कि शादी हो जाए, क्योंकि उन लड़कों की उम्र तुम्हारे बेटा से ज्यादा थी। दोस्तों माँ को एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है। माँ खुशी खुशी अपने घर पे आती है, इंतजार करती है अपने बेटा के आने का। शाम को बेटा घर पे आता है, माँ ने पूरी बात बताई, माँ बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन बेटा कहता है माँ तुम्हारा दिमाग खराब है, हम एक बहू खरीद के लाएंगे, हम नहीं लाएंगे, मुझे नहीं जरूरत है किसी बहू की पत्नी की, हम तुम्हारी सेवा कर तो रहे हैं, तुम चिंता काय को कर रही हो। लेकिन दोस्तों माँ अपनी कसम खिला देती कि नहीं बेटा, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो तुमको शादी करनी पड़ेगी, चलो वो जहाँ पे आदमी है वहां पे चलो और मुझको भी ले चलो। दोस्तों वो कबीर अपनी माँ की जिद के आगे मजबूर हो जाता है और कहता है कि ठीक है माँ, हम चलेंगे, कल चलेंगे। दोस्तों माँ खुशी खुशी अपने घर में जाती है और घर के अंदर एक कमरे में नीचे जमीन में उन्होंने चांदी के कुछ जेवर छुपा रखे थे और वो निकाल के लाती है और अपने बेटा से कहती कि बेटा जाओ इन जेवरों को, इन गहनों को सोनार के यहाँ से बेच के आओ, ये मैंने तुम्हारी शादी के लिए बचा के रखे थे। दोस्तों कबीर बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है कि माँ के भी काम देखो, और उन गहनों को लेके कबीर सोनार के यहाँ जाता है। लेकिन जो वो गहने थे दोस्तों वो सिर्फ 10,000 रुपए के होते हैं। 10,000 रुपए लेके कबीर घर पे आता है और अगले दिन कबीर पहुंच जाता है अपनी माँ को लेके उस मीडिएटर के पास में जो दूसरे गांव में रहता था। उसके पास में जब पहुंचता है तो कबीर ने और कबीर की माँ ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे। कबीर ने कहा कि मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान है, कसम खिला दी मुझे और कहा कि शादी कर लो, और आपको बताया गया, लोगों ने बताया कि आप ऐसे ऐसे शादियां करवाते हैं पैसे लेके। तो उस मीडिएटर ने कहा कि हाँ हम पैसे लेके शादी करवाते हैं, क्योंकि लड़की वाले को देना होता, लड़की वाले पैसे लेते हैं। तो भाई पैसे के बारे में पूछा गया, कितने पैसे? तो उस मीडिएटर ने कहा कि 50,000 रुपए लगेंगे और मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अब ये माँ बेटा जो दोनों थे एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि रुपए इनके पास में सिर्फ 10,000 रुपए थे। अब 10,000 रुपए कहाँ, अभी 40,000 रुपए बाकी हैं। दोस्तों जब इनका चेहरा बहुत ज्यादा उतर जाता तो मीडिएटर ने पूछा भाई क्या हुआ, क्या बात हो गई? तो कबीर और कबीर की माँ बताते हैं दोनों मिलकर कि मेरे पास जो भी इंतजाम था उससे सिर्फ 10,000 रुपए का अरेंज हो पाया है, बाकी 40,000 मेरे पास है ही नहीं, अब ये शादी कैसे हो पाएगी। दोस्तों उस मीडिएटर ने भी कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ी समस्या है, मैं क्या करूं, अब हम कुछ तो कर ही नहीं सकते, उन लोगों ने 50,000 रुपए मांगे हैं। चलिए ठीक है, दोबारा हम फिर से बात करते हैं, फिर से उनसे पूछते हैं
कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। दोस्तों उस मीडिएटर ने लड़की वाले से बात की और सारी बात बताई। तो उन लड़की वालों ने मीडिएटर से एक डील की। डील दोस्तों ये थी कि मीडिएटर ने कबीर को बताया कि लड़की वालों ने ये कहा कि ठीक है 10,000 रुपए से हम शादी कर लेंगे, लेकिन शादी एक शर्त पे होगी कि हम अपनी बेटी को सिर्फ 2 साल के लिए उनके यहाँ भेजेंगे। और 2 साल के बाद में एक उन्होंने डेट बताई है कि इस डेट पे अगर वो 40,000 रुपए अदा कर देते हैं तो मेरी बेटी आजीवन उनके साथ में रहेगी। अगर वो इस डेट को बाकी जो 40,000 रुपए हैं उनको अदा नहीं करते हैं तो हम अपनी बेटी को वापस ले जाएंगे। एक पल के लिए माँ बेटा के चेहरा उतर जाते हैं कि भैया इतना तो हम कमाते भी नहीं हैं कि हम 40,000 रुपए 2 साल में इंतजाम कर लें, क्योंकि जो हम दिन में कमाते हैं वो शाम को खाते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों कबीर भी थोड़ा सा मतलब उदास हो जाता है, कबीर की माँ भी उदास हो जाती है। लेकिन फिर कबीर ने हिम्मत रखी कि ऐसा ना हो कि हम इस शादी से मना कर दें, मेरी माँ घबरा के मर जाए, माँ है वो भी चली जाएगी। तो कबीर ने सोचा कि चलो ठीक है हम 2 साल के लिए शादी कर लेते हैं, अगर हो जाएंगे तो जमा कर देंगे, नहीं हो जाएंगे तो चली जाएगी वापस, कम से कम 2 साल तो मेरी माँ चैन से जी लेगी। और इसी बात के लिए दोस्तों कबीर ने हामी भर दी, ये डील पक्की कर ली कि ठीक है भाई उस तारीख को आप आ जाना, हम आपके पैसे दे देंगे, नहीं दे पाएंगे तो अपनी बेटी साथ में ले जाना। इस डील के साथ में दोस्तों कबीर की शादी हो जाती है रेशमा नाम की लड़की से। रेशमा दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि पैसे से खरीद के आई, लेकिन रेशमा इतनी गुणवान थी, इतनी आज्ञाकारी थी, इतनी सुंदर थी कि उसको बिल्कुल भी इस बात का फर्क नहीं पड़ा है कि उसका जो पति है वो मजदूर है, मजदूरी करता है, बल्कि उसका जो आचरण था उसके पति की जैसा ही था। वो अपने ससुराल में पहुंचती है तो अपनी सास की बहुत अच्छे से सेवा करती है, अपने पति की सेवा करती है, अपने पति की हर बात को मानती है। इतना मतलब अच्छे तरीके से वो रेशमा रहती है कि जितनी भी अच्छी अच्छी बहुएं आई थी वो भी उसकी टक्कर की नहीं होती हैं। अब दोस्तों कबीर जब अपनी पत्नी के ऐसे हाल देखता है कि इतनी सुंदर है, इतनी संस्कारी, इतनी गुणवान, तो अब कबीर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो अपनी इस पत्नी को खोए, दोबारा फिर से जाने दे। अब दोस्तों कबीर के मन में ये बात आती है कि अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं मेहनत करूंगा, मैं अपनी पत्नी को जाने नहीं दूंगा। अब दोस्तों कबीर पता क्या करने लगा कि दिन रात मेहनत, सुबह से शाम तक मेहनत करता था। अब वो दिन में भी ड्यूटी करता, रात में भी ड्यूटी करता, यानी कि दिन में भी मजदूरी करता, रात में भी मजदूरी करता है। और वो अपनी पत्नी के पास में बिल्कुल रहता ही नहीं, बस थोड़ी देर के लिए आता है। रेशमा चाहती थी कि मेरा पति मेरे पास में रहे। रेशमा एक दिन अपने पति से बात करती है कि आप तो बिल्कुल भी मेरे पास में बैठते तक नहीं, आप मुझे समय ही नहीं देते हो, मुझे लगता है कि आप मेरे पास में बैठो। तब दोस्तों कबीर कहता है कि रेशमा तुम मुझे इतनी पसंद हो, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पास से दूर चली जाओ, लेकिन ये अगर पैसा मैंने नहीं दिया तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें वापस ले जाएंगे और ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, रात में भी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं कि किसी तरह से वो पैसे इकट्ठे हो जाएं और मैं तुम्हारे पिताजी को दे सकूं और तुम हमेशा के लिए मेरी लाइफ पार्टनर बन जाओ, हमेशा के लिए मेरे साथ रह जाओ। दोस्तों वो जो रेशमा थी वो भी बहुत अच्छी थी, समझदार थी। वो अपने पति से कहती है कि हम भी नहीं चाहते तुम्हें छोड़ के जाना, हम भी हमेशा के लिए यहीं रहना चाहते हैं, लेकिन अगर ये पैसे अदा नहीं हुए तो मेरे पिताजी मुझे वापस ले जाएंगे। दोस्तों रेशमा अपने पति से कहती है कि आप सिर्फ दिन में काम किया करो, रात में आप काम ना किया करो, रात में आप मेरे पास रहा करो। दोस्तों कबीर कहता है कि फिर पैसे अदा कैसे कर पाएंगे। वो रेशमा कहती है कि मैं भी काम करूंगी, मैं भी मेहनत करूंगी, मैं भी पैसे इकट्ठा करवाऊंगी और अपने पिता का जो पैसा है उसको दिलवाऊंगी, पूरा अदा करवाऊंगी। दोस्तों रेशमा को सिलाई का काम आता था। रेशमा अपने पति से सिलाई की मशीन मंगा लेती है और वो इतने अच्छे अच्छे कपड़े सिला करती थी, इतने डिजाइन डिजाइन वाले कपड़े सिला करती थी कि उसके पास में इतने ज्यादा कपड़े आने लगते हैं कि 2 साल के अंदर दोस्तों रेशमा खुद अकेले 40,000 रुपए कमा लेती है और उसी डेट पे अपने पिताजी को सारे पैसे अदा कर देती है और हमेशा के लिए अपने पति के घर में रह जाती है। दोस्तों कबीर जब इस चीज को देखता है तो कबीर फूले नहीं समाता है, क्योंकि कबीर ने जो भी पैसे कमाए थे वो कबीर के सारे बच गए। रेशमा ने खुद अकेले दिन रात मेहनत की, दिन में भी सिलाई की, रात में सिलाई की और सारा पैसा 2 साल में अपने पिता का अदा कर दिया और अपने पति से कहा कि आपने जो पैसा कमाया है उससे आप कोई अपना काम शुरू कर लो, जिससे दोस्तों कबीर अपना खुद का
काम शुरू करने लगता है और धीरे धीरे अपना खुद का ही काम आगे बढ़ाने लगता है। उसकी पत्नी रेशमा भी उसका साथ देने लगती है और एक दिन ऐसा आ जाता है कि अच्छा खासा उनके पास में पैसा हो जाता है। रेशमा की जो सास थी वो भी बहुत ज्यादा खुश रहती है, रेशमा का जो पति था वो भी बहुत ज्यादा खुश रहता है। तो ऐसे करके दोस्तों एक गरीब लड़का जो परेशान था, जिसके घर में कुछ नहीं था, उसके घर में भी पैसा बरसने लगता है एक सुंदर सुशील लड़की की वजह से। तो दोस्तों हर लड़की को गलत नहीं ठहराया जा सकता है, चाहे वो खरीद के आई हो या घर की हो। जो गलत होता है वो होता है, जो नहीं होता है वो कहीं का भी हो गलत नहीं होता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप ऐसी लड़की के बारे में, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।